नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिंदगी के तजुर्बों को समझने पर। हाँ, और उन्हें कहने के जो अलग-अलग तरीके हैं उन पर भी। बिल्कुल, और वो भी जरा गहराई से। हमारे पास जो जानकारी है उसमें आत्मकथा और संस्मरण पर कुछ लेख हैं। हाँ, और श्यामा देवी की वो हिम्मत वाली कहानी भी है। सही कहा। और जिंदगी के अनुभवों पर कुछ सोच विचार, और हाँ, आजकल जो चल रहा है डिजिटल कहानी कहने की कला। उस पर भी बात होगी और शायद एक ऑनलाइन फोरम से भी कुछ आइडियाज थे। हाँ बिल्कुल। तो आज का मकसद है ये जानना कि ये जो अपनी कहानियां हैं, मतलब आत्मकथा, संस्मरण, डिजिटल कहानी, ये बनती कैसे हैं और क्यों इतनी जरूरी हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं। बल्कि समाज और इतिहास के लिए भी। बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। हाँ। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये अनुभव सिर्फ हमारी यादें नहीं हैं। अच्छा। हाँ, ये असल में हमारे समाज की, हमारे इतिहास की, यहाँ तक कि हमारी सोच की कई परतें खोलते हैं। तो आज हम कहानी कहने के इन अलग-अलग तरीकों को देखेंगे। आत्मकथा, संस्मरण, डायरी और आजकल का ये डिजिटल कहानी। उनकी बारीकियां और उनका असर, है ना? बिल्कुल। तो शुरुआत आत्मकथा से करें, मतलब ऑटोबायोग्राफी। हाँ, ठीक है। इसका मतलब तो सीधा सा है, अपनी जिंदगी की कहानी। पर ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट तो नहीं होती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो लिखने वाले का पूरा अंदरूनी संसार होता है। जैसे उसकी सोच, उसके संघर्ष। हाँ, उसकी सोच, संघर्ष, उसकी नजर, मतलब जिंदगी को वो कैसे देखता है, सब कुछ। ये सिर्फ क्या हुआ नहीं है, बल्कि क्यों हुआ, कैसा महसूस हुआ, उसका मतलब क्या निकला, ये सब बयान होता है। एक अंग्रेज विद्वान थे, राय पास्कल। उन्होंने कहा था कि लेखक अपनी जिंदगी की उलझी हुई बातों से सच चुनता है। अच्छा। अहम घटनाओं को अलग करता है, उन्हें समझता है और फिर अपनी नजर से लिखता है। तो ये एक तरह से जिंदगी के सच का क्रिएटिव नजरिया हुआ। बिल्कुल, बहुत ही पर्सनल, क्रिएटिव नजरिया। लेखक की शख्सियत, उसकी सोच साफ झलकती है। और हिंदी में तो इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। मुझे याद आ रहा है वो अर्ध कथानक का जिक्र था हाँ हाँ हाँ, बनारसीदास जैन। 1641 में, वो भी पद में। हाँ, ब्रजभाषा पद्य में। और कमाल की बात यह है कि वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। अच्छा। उनके अपने जीवन के उतार चढ़ाव, गलतियां, संघर्ष, सब कुछ बहुत ईमानदारी से लिखा है। मतलब आत्मस्वीकृति। बिल्कुल। अपनी कमियों को मानना, सच बोलना, उस जमाने के हिसाब से बड़ी हिम्मत की बात थी। ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। और गद्य में पहली कौन सी थी? गद्य में पहली मानी जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती की स्वरचित आत्मचरित। अच्छा, 1879 वाली। हाँ, उसमें उनके जीवन के संघर्ष, उनके विचार कैसे बने और समाज सुधार का उनका जो जज्बा था, वो सब दिखता है। और देखिए, ये दोनों रचनाएं सिर्फ लिखने वाले की कहानी नहीं है। नहीं। ये अपने जमाने के समाज, धर्म, संस्कृति का आईना भी है। इसीलिए ये हिंदी आत्मकथा की बुनियाद है। ये समझना भी जरूरी है कि आत्मकथा, जीवनी और डायरी ये अलग कैसे हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। फर्क साफ है वैसे। आत्मकथा तो इंसान खुद लिखता है ना, हाँ। अपने नजरिए से, और चुनता है कि क्या बताना है, क्या नहीं। और जीवनी? जीवनी कोई दूसरा लिखता है। कोशिश होती है कि वो ऑब्जेक्टिव हो, मतलब तथ्यों पर आधारित हो। ठीक है। और डायरी? डायरी तो बस रोज का हिसाब किताब है। आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, ताजे अनुभव, तारीख के हिसाब से। और फिर एक और चीज है संस्मरण, मेमोआर। इसका भी जिक्र था। ये कैसे अलग है आत्मकथा से? हाँ, संस्मरण ये यादों पर आधारित होता है। मतलब लेखक अपनी जिंदगी के किसी खास हिस्से, किसी दौर या किसी ऐसे इंसान के बारे में लिखता है जिससे वो मिला हो। अच्छा, तो पूरी जिंदगी नहीं? जिंदगी नहीं। आत्मकथा अक्सर पूरी जिंदगी को शुरू से आखिर तक बताने की कोशिश करती है। संस्मरण किसी एक पहलू पर फोकस कर सकता है। घटनाओं का क्रम भी उतना जरूरी नहीं होता। और कोई फर्क? एक और अहम फर्क है। संस्मरण में लिखने वाला और जिसके बारे में लिखा जा रहा है, अगर वो कोई और है, दोनों मौजूद होते हैं। जबकि जीवनी में लिखने वाला पीछे रहता है। हाँ, आमतौर पर। संस्मरण लिखने के भी अपने तत्व हैं। विषय क्या हैं, कौन लोग हैं कहानी में, यादें कैसी हैं, क्या वो तस्वीरें खींच पाता है आंखों के सामने। चित्रात्मकता। हाँ, कितना निष्पक्ष है, लिखने का मकसद क्या है, भाषा कैसी है, ये सब। ठीक है, तो ये हुए कहानी कहने के अलग अलग अंदाज। अब जरा इन कहानियों की विविधता पर बात करते हैं। एक जगह आत्मकथाओं के प्रकार बताए गए थे, जैसे मौलिक, ओरिजिनल। हाँ, जो लेखक खुद लिखता है, जैसे गांधी जी की सत्य का प्रयोग। बिल्कुल।
और फिर महिला लेखन की धारा भी थी। हाँ, जिसमें औरतें अपने जीवन के संघर्ष, समाज के बंधन, अपनी भावनाओं के बारे में लिखती हैं। जैसे मैत्रेय पुष्पा की कस्तूरी कुंडल बस है, हाँ, या मनु भंडारी की एक कहानी यह भी। ये सिर्फ निजी कहानियां नहीं है, ये बताती हैं कि एक औरत होने के नाते समाज में क्या झेलना पड़ता है। सही बात है। और इसी तरह दलित लेखन की आत्मकथाएं, बिल्कुल, समाज में जिन्हें सबसे नीचे रखा गया, उनके अनुभव, जाति का भेदभाव, जुल्म, लड़ने का जज्बा। अपनी पहचान बनाने की कोशिश। हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन या मोहन नैमिष राय की अपने अपने पिंजरे, ये किताबें इसी सच्चाई को सामने लाती हैं। और अनुवादित आत्मकथाएं भी हैं, है ना? हाँ, जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आई, जैसे नेहरू की मेरी कहानी। तो ये जो अलग अलग तरह की आत्मकथाएं हैं, ये क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि अनुभव कितने अलग अलग हो सकते हैं और कैसे ये समाज की उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं, ये समाज का आईना है। महिला और दलित लेखन ये बताता है कि कैसे उनके निजी संघर्ष लिंग या जाति के आधार पर, हाँ, वो असल में सामूहिक सच्चाई और सामाजिक न्याय की बड़ी लड़ाइयों से जुड़े हुए हैं। और इन कहानियों में सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं होती, किरदारों के मन की गहरी बातें भी होती हैं। शिव मूर्ति की कहानियों का जिक्र था कहीं। हाँ बिल्कुल, शिव मूर्ति की कहानियों में समाज में वर्ग और सत्ता का संघर्ष दिखता है और अक्सर औरतों के नजरिए से बात होती है। और मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत मजबूत। उनके किरदारों में आपको कुंठा दिखेगी, बदला लेने की भावना दिखेगी, ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक उलझनें। ये दिखाता है कि साहित्य कैसे समाज और इंसान के मन का एक्सरे कर सकता है। सही है, साहित्य मन की जटिलताओं को दिखाता है, लेकिन अनुभव सिर्फ पन्नों पर नहीं रहते, वो असल जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। जैसे श्यामा देवी की कहानी। हाँ, वो कहानी तो कमाल की है, देहरादून के पास फतेहपुर गांव की। बिल्कुल, एक आम ग्रामीण महिला जिनके सामने मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। हाँ, गरीबी, पति की शराब की लत, समाज के बंधन की औरतें बाहर काम नहीं कर सकती। खुद पढ़ी लिखी नहीं थी और परिवार का साथ भी नहीं। हाँ, क्योंकि अपनी मर्जी से शादी की थी। हालात इतने बिगड़े कि घर बेचना पड़ा, बच्चों को स्कूल से हटाना पड़ा। सोचिए जरा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये कमाल है। 2012 में उन्होंने 10 औरतों के साथ मिलकर महिला जागृति समूह शुरू किया, ताकि गांव की औरतें कुछ कमा सकें, अपने पैरों पर खड़ी हों। पर शुरुआत आसान नहीं थी। बिल्कुल नहीं। गरीबी इतनी कि महीने के 100 रुपए जमा करना भी भारी था। समूह लगभग टूटने ही वाला था। फिर तभी कृषि विज्ञान केंद्र केवीपी और ब्लॉक के अधिकारियों ने मदद की। अच्छा। उन्होंने समझाया और समूह चलाने के 5 नियम बताए। हर हफ्ते मीटिंग, बचत, जरूरत पर कर्ज, समय पर वापसी और सबका हिसाब। और फिर केवीके ने कमाई के रास्ते भी दिखाए, ट्रेनिंग दी। हाँ, खाने की चीजों की पैकेजिंग, उन्हें बचा कर रखना, वैल्यू एडिशन, बेचना, इन सब की ट्रेनिंग दी। और महिलाओं ने जूट के बैग बनाने शुरू किए। हाँ, जिन्हें सिलाई आती थी। केवीके ने डिजाइनर बैग, ब्लॉक प्रिंटिंग में भी मदद की। फिर जब पॉलिथीन बंद हुई, तब नॉन वोवन थले। बिल्कुल, उनकी मांग एकदम बढ़ गई। फिर उन्हें एनआरएलएम यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से 1 लाख का फंड मिला था। हाँ, और उन्होंने आंगनबाड़ियों के लिए टेक होम राशन पैक करने का काम शुरू किया। और नतीजा, आज उस समूह का सालाना कारोबार 1,14,00,000 रुपए। यकीन करना मुश्किल है ना? और सदस्यों की कुल सालाना बचत 2.5 लाख के करीब। कहाँ 100 रुपए मुश्किल थे। कमाल है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये समूह अब समाज सेवा भी करता है। हाँ, गरीब आंगनबाड़ियों में पानी के फिल्टर, पंखे, टॉयलेट, सफाई अभियान भी। बिल्कुल। श्यामा देवी को राज्य स्तर पर पुरस्कार भी मिला है। और सोचिए, जो महिला कभी बच्चों की फीस नहीं दे पाती थी, हाँ, आज वो मास्टर ट्रेनर हैं, दूसरों को सिखाती हैं, अपनी कार है, घर है। और पति भी अब साथ देते हैं। हाँ, ये कहानी ना सुधीर श्रीवास्तव के एक लेख से जुड़ती है। वो जीवन के अनुभवों पर बात करते हैं। क्या कहते हैं वो? वो लिखते हैं कि जिंदगी सिखाती है कि आंख बंद करके भरोसा मत करो, सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखो। कर्म पहले, किस्मत बाद में। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बिल्कुल वही। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। श्यामा देवी की कहानी इसी आत्मविश्वास और मेहनत की ताकत का सबूत है। सही कहा। इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। वाह, ये तो हुई जिंदगी की सीधी सच्ची कहानियां। लेकिन आजकल तो अनुभव बांटने के नए तरीके आ गए हैं। डिजिटल तरीके। डिजिटल स्टोरी टेलिंग का जिक्र था। ये क्या चीज है? हाँ, डिजिटल स्टोरी टेलिंग। सीधे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर और मल्टीमीडिया टूल्स, जैसे फोटो, ऑडियो, वीडियो। हाँ, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इन सब का इस्तेमाल करके कहानियां सुनाना। इसके कई नाम भी हैं शायद।
डिजिटल डॉक्यूमेंट्री, डिजिटल निबंध। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक संस्मरण, इंटरैक्टिव कहानी सुनाना, कई नाम है। अच्छा, तो इसकी खासियत क्या है? ये अक्सर छोटी होती हैं, मतलब 2 से 10 मिनट की। हाँ किसी खास विषय पर हाँ बताने वाले का अपना नजरिया होता है, हाँ। कहानी में दम होता है, दिल को छूती है, और कई बार दर्शक भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें और हमारे लोक माध्यमों में कुछ समानताएं भी हैं। अच्छा, जैसे? जैसे लोकगीत या नौटंकी, दोनों कहानी कहने के लिए कला, गीत, एक्टिंग का सहारा लेते हैं। हाँ, ये तो है। और दोनों में ही सुनने या देखने वालों की प्रतिक्रिया से कहानी थोड़ी बदल भी सकती है। हाँ, ये बात सही है। इंटरैक्टिविटी। हाँ। सेंटर फॉर डिजिटल स्टोरी टेलिंग ने इसके 7 जरूरी तत्व बताए हैं। पहला तो दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, कहानी का मुख्य बिंदु क्या है? फिर एक नाटकीय प्रश्न, मतलब दर्शकों को बांधे रखने वाला सवाल। बिल्कुल। भावनात्मक सामग्री, यानी दिल को छूने वाली बात। कहानी सुनाने वाले की आवाज का उतार चढ़ाव। हाँ, आवाज बहुत जरूरी है। संगीत और साउंड इफेक्ट्स। और फिर मितव्ययिता, मतलब जरूरत भर की चीजें इस्तेमाल हों, ज्यादा नहीं। इकोनॉमी। हाँ, और आखिर में गति, पेसिंग, कहानी की रफ्तार और लय। ठीक है। और इसे बनाने के भी कुछ कदम होंगे। हाँ, करीब 8 कदम हैं। पहले आइडिया सोचो, फिर रिसर्च करो, स्क्रिप्ट लिखो, स्टोरी बोर्ड बनाओ, मतलब कहानी का नक्शा, विजुअल प्लान जैसा। हाँ, फिर फोटो, ऑडियो, वीडियो इकट्ठा करो, सबको कंप्यूटर पर जोड़ो, फिर शेयर करो, और आखिर में फीडबैक। बिल्कुल, लोगों की राय लो और उससे सीखो। तो इसका फायदा क्या है? क्यों जरूरी है ये डिजिटल कहानी कहना? इसका बड़ा महत्व है। ये उन कहानियों को आवाज देता है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। ये हमें चीजों को नए नजरिए से देखने और महसूस करने का मौका देता है। और सहानुभूति? हाँ, सबसे बड़ी बात, ये लोगों में एक दूसरे के प्रति हमदर्दी बढ़ाता है। जैसे वो रेडिट वाली पोस्ट थी, कोई पूछ रहा था कि जिंदगी के अनुभवों पर निबंध कैसे लिखें। हाँ। एक सुझाव था कि कोई अपने अनुभव बता सकता है, जैसे प्रवासी माँ बाप के साथ बड़े होना, भेदभाव झेलना, या हेल्थ केयर में सांस्कृतिक समझ की कमी महसूस करना। बिल्कुल, और ऐसी कहानियों को अगर डिजिटल तरीके से सुनाया जाए तो ये हेल्थ केयर वालों को मरीजों की तकलीफ बेहतर समझने में मदद कर सकती है। हाँ, उनमें हमदर्दी जगा सकती हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि कैसे अपनी कहानियां, छले वो पुरानी किताबों में हों या श्यामा देवी जैसी सच्ची जिंदगी में, या आज के डिजिटल मंच पर हों, ये सब समाज में एक बड़ी बातचीत का हिस्सा बन सकती हैं। ये हमें जोड़ती हैं। हाँ, एक दूसरे से जोड़ती हैं, दूसरों को समझने में मदद करती हैं, और कभी-कभी तो बदलाव की चिंगारी भी बन जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि आज हमने देखा आत्मकथा, संस्मरण से लेकर श्यामा देवी की हिम्मत भरी कहानी, और आज की डिजिटल स्टोरी टेलिंग तक। हाँ, अपने अनुभवों को बताने के कितने अलग अलग तरीके हैं और उनमें कितनी ताकत है। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। नहीं, ये इतिहास है, समाज का चेहरा है, हमारे मन की परछाइयां हैं, और हिम्मत देने वाले उजाले भी हैं। सही कहा। बनारसी दास जैन की सदियों पुरानी अर्ध कथानक हो या श्यामा देवी की आज की मिसाल, हर कहानी अपने वक्त और अपने इंसान की गवाही देती है। बिल्कुल। मतलब ये है कि हर अनुभव, हर कहानी मायने रखती है। और आज के डिजिटल दौर ने तो अपनी कहानी कहना और दूसरों की सुनना और भी आसान और जरूरी बना दिया है। ये हमें न सिर्फ जोड़ता है और एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा करता है, बल्कि श्यामा देवी जैसी कहानियों से खुद पर भरोसा करने और कुछ कर गुजरने की प्रेरणा भी देता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है, क्या आपके अपने अनुभव आपको और दूसरों को क्या सिखा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आपकी जिंदगी के वो कौन से तजुर्बे हैं जिन्होंने आपको वो बनाया जो आप आज हैं, और अगर आप उन्हें दुनिया के साथ बांटें तो दूसरों के लिए उनके क्या मायने हो सकते हैं। इसी ख्याल के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।